हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नया लेसन स्टार्ट करा रही हूँ। व्यापारिक विधि एवं अनुबंध अधिनियम लेसन नंबर 9 है ये। व्यापारिक विधि यानी बिजनेस लॉ, यानी कि व्यवसाय के संबंध में जो कानून बने हुए हैं या सरकार ने जो नियम या कानून बना रखे हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। और कॉन्ट्रैक्ट भी बनाए गए हैं, अनुबंध जिसे कहते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। किसी देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, धार्मिक, तकनीकी विकास एवं कानूनी व्यवस्था, है ना, इन सब क्षेत्रों का विकास एवं कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था और सौहार्दपूर्ण वातावरण, है ना, इनको बनाए रखने के लिए सरकार की, समाज की और अन्य वर्गों की महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है। क्योंकि सरकार, समाज, है ना, क्या करते हैं, अपने रीति रिवाज, परंपराएं, नियम, उपनियम वगैरह के बना करके और इस व्यवस्था को चलाते हैं। जैसे सरकार चलाती है, सरकार के नियम होते हैं, तो सरकार क्या करती है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियम बनाती है, शांति बनाए रखने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से व्यवसाय के संबंध में भी नियम बनाए जाते हैं, जिससे प्रभावी प्रबंध हो सके और जो संसाधन है उसका अच्छे से उपयोग हो सके। और इस प्रयास को व्यवस्थित, प्रभावी और नियंत्रित करने के लिए विधि, नियमन, व्यवस्था, अन्य कानूनों की आवश्यकता होती है। यानी कि ये सब चीज़ें जो हम करते हैं ना, व्यवस्था बनाने के लिए हैं, तो इसके लिए नियम और कानून की आवश्यकता होती है। व्यवसाय के क्षेत्र में भी व्यावसायिक क्रियाओं को द्रुत और निर्बाध गति से संचालित करने के लिए और ई कॉमर्स के वातावरण में अधिनियमों की आवश्यकता होती है। यानी व्यवसाय को चलाने के लिए भी नियम होते हैं जो सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले विधि या संनियम, यानी लॉ का क्या अर्थ है। सामान्य शब्दों में विधि का अर्थ किसी देश, राज्य या स्थानीय सरकार द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में मानवीय व्यवहार को व्यवस्थित एवं नियंत्रित करने के लिए सरकार के द्वारा बनाए गए नियम, उपनियम, वैधानिक प्रक्रियाएं, जिसको हम क्या कहते हैं, राजनियम भी कहते हैं। समझ में आया आपको? इसमें क्या है, सरकार कोई भी हो, चाहे देश की हो, राज्य की हो या स्थानीय लोकल सरकार हो, वो क्या करती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में जो मानव व्यवहार है उसकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और नियंत्रित करने के लिए नियम और कानून बनाती है। इसे ही हम राजनियम कहते हैं। एक विद्वान के अनुसार राजनियम से आशय राज्य द्वारा मान्य एवं प्रयोग में लाए जाने वाले उन सिद्धांतों के समूह से है जिनको वे न्याय के प्रशासन के लिए प्रयोग में लाता है। नहीं, ये भी वही है कि राज्य द्वारा का मतलब सरकार के द्वारा, है ना, जो भी सिद्धांत और नियम जो बनाए जाते हैं वो उसका उपयोग किया जाता है न्याय के लिए। अब ये तो हमने बताया आपको संनियम यानी लॉ का क्या अर्थ है। अब हम पढ़ेंगे व्यापारिक विधि यानी बिजनेस लॉ का क्या अर्थ है। प्रोफेसर MC शुक्ला के अनुसार व्यापारिक संनियम राजनियम की वह शाखा है जिसमें व्यापारिक व्यक्तियों की उन अधिकारों एवं दायित्वों का वर्णन होता है जो व्यापारिक संपत्ति के विषय में व्यापारिक व्यवहारों से उत्पन्न होते हैं। क्या बताया इन्होंने कि जो बिजनेस लॉ है ना, वो राजनियम की वह शाखा है जिसमें क्या करते हैं, व्यापारिक व्यक्ति यानी जो बिजनेस करने वाले व्यक्ति होते हैं ना, उनके क्या अधिकार होंगे, क्या दायित्व होंगे, उनका वर्णन मिलता है। और संपत्तियों के संबंध में भी या व्यापार से संबंधित जो भी व्यवहार होते हैं ना, तो उनके संबंध में जो नियम होते हैं उसके बारे में पता लगता है। सामान्य अर्थ में व्यापारिक व्यवहारों या लेन देनों के नियमित, नियंत्रित, व्यवस्थित और प्रभावी करने वाले नियमों के समूह को व्यापारिक संनियम कहते हैं। ये सिंपल अर्थ आ गया। व्यापारिक व्यवहार जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं ना, व्यवहार होते हैं ना, उनको नियमित करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए, है ना, जो भी नियमों का एक ग्रुप है, एक समूह है, उसको क्या कहते हैं, व्यापारिक संनियम या बिजनेस लॉ कहते हैं। अब देखिए व्यापारिक विधि का क्षेत्र बिजनेस लॉ में कौन कौन से लॉ है प्रमुख तौर से, उनके बारे में आपकी लिस्ट दे रखी है जिसमें 17 लॉ बताए हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले देखिए भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, ये आपने पढ़ा होगा साझेदारी के बारे में, और विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1882, पंच निर्णय अधिनियम 1940, कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम पुराना तो 56 का है, 1956 का, और नया जो अभी बनाया गया 2013 में। बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1956 लिखा हुआ है, 56 नहीं, इसको 86 कर लेना, 86 है ना। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, औद्योगिक संनियम, श्रम संनियम, बीमा अधिनियम, सेबी अधिनियम, विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम,
पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, माल परिवहन संबंधी अधिनियम। ये 17 प्रकार के अधिनियमों की लिस्ट इसमें दे रखी है। इसमें मुख्य मुख्य जो स्टार्टिंग में दे रखे हैं ना 8-9 जो दे रखे हैं ना, उनके सबके नाम जिनका वर्णन इस लेसन में आएगा उनको तो पढ़ना ही है, बाकी के नाम और ये जरूर याद कर लें। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय व्यापारिक विधि के स्रोत, है ना। कौन कौन से सोर्सेज हैं बिजनेस लॉ के जिसके आधार पर लॉ बनाए गए हैं। भारत में सैकड़ों वर्षों तक ब्रिटिश राज रहा है ना, और इस भारतीय व्यापारिक संनियम का मुख्य आधार इंग्लिश लॉ ही है, जो वाणिज्य अधिनियम पर आधारित है। लेकिन इसके संरक्षण में भारत में उपलब्ध जो वातावरण है, रीति रिवाज है, व्यापारिक व्यवस्था है, इसको भी ध्यान में रखा गया है। अब देखिए बिजनेस लॉ के प्रकार जो है, देखिए इंडियन बिजनेस लॉ के कौन कौन से जो स्रोत है उसके बारे में। पहला पॉइंट है इंग्लिश कॉमन लॉ। ये इंग्लैंड का सबसे पुराना राजनियम है। इसकी रचना वहाँ के योग्य न्यायाधीशों द्वारा महत्वपूर्ण मामलों में दिए गए निर्णयों के आधार पर की गई है। दूसरा है परिनियम। परिनियम का तात्पर्य उस अधिनियमों से है जो किसी देश की संसद प्रणाली के अंतर्गत सांसद या विधानसभाओं द्वारा बनाए जाते हैं, जिसमें देश की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है। यानी कि परिनियम जो होते हैं ना, देश की जो संसद है, राज्य की विधानसभाएं हैं, वहाँ पर ऐसे अधिनियम पारित किए जाते हैं। आप अगर न्यूज़ देखते तो आपको पता होगा ये अधिनियम पारित किया गया है ना, तो ये अधिनियम वहाँ पर पारित किए जाते हैं जो विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। तीसरा है भारतीय रीति रिवाज। ऐसे रीति रिवाज अधिक स्पष्ट प्रामाणिक होने पर न्यायालय द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों को उचित आधार मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार कोई मामला हो जाता है, कोर्ट में जाता है, तो क्या होता है कि वहाँ के जो रीति रिवाज है ना, उसको भी न्यायालय देखता है क्या रीति रिवाज है, उसके आधार पर लॉ निर्धारित किए जाते हैं। न्यायालय द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नए नए विषयों पर उत्पन्न विवादों, अन्य न्यायालयों, सर्वोच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय को अधीनस्थ यानी जो निम्न स्तर पर जो न्यायालय है, निर्णय लेते समय दृष्टांत के रूप में प्रयोग में किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कई बार ऐसे डिसीजन जो जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट वगैरह देती ना डिसीजन, तो क्या होता है कि उन डिसीजन को ध्यान में रखकर जो निम्न स्तर पर जो लॉ और जो न्यायालय होते हैं ना, वो भी उसका दृष्टांत देते हैं, उसका उदाहरण देते हैं कि इस समय ऐसी घटना हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था, हाई कोर्ट ने, तो ऐसे दृष्टांत के रूप में भी अपनाया जा सकता है। अगला है न्याय। जब व्यापारिक विवादित मामलों के निष्पादन निपटाने के लिए साधारण संयम हल नहीं दे सकते तो न्यायालय को न्याय के आधार पर विवादों को निपटाने का अधिकार है। जब जनरल कोई अधिनियम नहीं है, सामान्य कोई अधिनियम नहीं है, विवाद निपटाया नहीं जा सकता हो, सामान्य विवाद नहीं है, तो इस प्रकार से न्यायालय का जो न्याय होगा उसी को माना जाएगा। इस प्रकार से ये 5 हैं आपके भारतीय व्यापारिक विधि के स्रोत, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है अनुबंध अधिनियम 1872। इसके बारे में पढ़ेंगे। अनुबंध अधिनियम व्यापारिक विधि संनियम की एक महत्वपूर्ण शाखा है। सामान्य जीवन में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण किसी न किसी के संपर्क में आता है और यही संपर्क अनुबंध का आधार होता है। जैसे हम अपने जीवन की बहुत सी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, टैक्सी का प्रबंध करने के लिए, पढ़ने की पुस्तक की आवश्यकता की वस्तुएं खरीदने, दर्जी से कपड़े सिलवाने, यात्रा मनोरंजन के लिए टिकट खरीदने आदि अनेक दैनिक क्रियाकलापों के लिए अनुबंध करते ही रहते हैं। एक तरीके से हम सभी का जीवन अनुबंधों पर आधारित है। कहने का मतलब है जो मैंने उदाहरण बताया आपके, ये भी इसमें ये कि आज हम कोई भी कार्य करते हैं, है ना, कोई भी जो करते हैं, जैसे आपके उदाहरण बताया घूमने फिरने के लिए टैक्सी करनी, किराए पर लेनी है, किताबें लेनी है, दर्जी से जो वैसे कपड़े सिलवाने हैं, तो इसमें जो है कोई भी कार्य करते हैं तो हमें किसी न किसी रूप में कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध करना पड़ता ही। व्यापारिक जगत में अनुबंध अधिनियम व्यवसाय करने वाले पक्षकारों को व्यापारिक व्यवहारों की सुरक्षा प्राप्त होती है। अनुबंध अधिनियम के बिना समस्त व्यापारिक जगत का भवन ठहर जाएगा और संपूर्ण व्यावसायिक लेनदेन के बिना भय का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर लॉ नहीं बनाया जाएगा तो जितने भी बिजनेस में जो व्यवहार किए जाते हैं तो उनका निपटारा कैसे व्यवहार होंगे, उसमें कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटारा कैसे होगा, यह लॉ के बिना संभव नहीं है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 हमारे देश में सितंबर
1872 में लागू किया गया, जिसमें कुल 266 धाराएं थी। किंतु इस अधिनियम की कुछ धाराओं को निरस्त करके सन 1930 में वस्तु विक्रय अधिनियम और सन 1932 में साझेदारी अधिनियम का निर्माण किया गया। और इन परिवर्तनों के बाद वर्तमान में भारतीय अनुबंध विषय वस्तु निम्न प्रकार है। कौन कौन से हैं इसके बारे में बताएं। नेक्स्ट है, इसके 4 बताएं। पहला है अनुबंध के सामान्य सिद्धांत एवं अर्ध अनुबंध, इसको धारा 1 से 75 तक में इसका प्रावधान है। और दूसरा है हानि रक्षा एवं गारंटी अनुबंधों प्रावधान, धारा 124 से 147 तक है। तीसरा है निक्षेप एवं गिरवी अनुबंधों संबंधी प्रावधान, धारा 148 से 181 तक। और चौथा है एजेंसी अनुबंधों संबंधी प्रावधान, जिसमें धारा 182 से 238 तक। ठीक है, ये जो है अनुबंध की जो धाराएं बनाई गई है उसके बारे में बताया गया है कि जो भी विवाद हो जाए, जो भी व्यवहार होते हैं ना, उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो इन धाराओं के तहत उनका निपटारा किया जा सकता है। अगला है टॉपिक है अनुबंध का अर्थ एवं परिभाषा। अनुबंध शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कॉन्ट्रैक्टियम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है आपस में मिलना, तथा अनुबंध में दो या दो से अधिक पक्षकारों के बीच किया गया एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के मध्य वैधानिक दायित्वों अधिकारों की उत्पत्ति करता है। कहने का मतलब है दो या दो से अधिक पक्षकारों के बीच में जो ठहराव होता है उसे अनुबंध कहते हैं। और इसका शाब्दिक अर्थ बता ही दिया, कॉन्ट्रैक्टियम जिस शब्द से हुई है लैटिन भाषा के, और जिसका मतलब होता है आपस में मिलना। भारतीय अनुबंध अधिनियम में अनुबंध की परिभाषा दी गई है और विभिन्न विद्वानों ने भी इसकी परिभाषाएं दी है। अब देखिए विद्वानों की परिभाषा सबसे पहला हम पढ़ते हैं। सर विलियम एंसन के अनुसार अनुबंध दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किया गया ठहराव है जिसे राजनियम द्वारा प्रवर्तित करवाया जा सकता है और जिसके अंतर्गत एक या एक से अधिक पक्षकारों को दूसरे पक्षकारों के विरुद्ध कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। अनुबंध दो या दो से अधिक का मतलब इसका अनुबंध दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो ठहराव होता है ना, और जिसको राजनियम द्वारा मान्यता मिल सकती है, प्रवर्तित कराया जा सकता है यानी, और इसमें जो है एक दूसरे के प्रति अधिकार मिलते हैं दावा करने के लिए, है ना। दूसरा है न्यायाधीश साइमन के अनुसार अनुबंध एक ऐसा ठहराव जो पक्षकारों के बीच दायित्व उत्पन्न करता है और उनकी व्याख्या भी करता है। तीसरा है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2 सेक्शन एच के अनुसार अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है, यानी सब में ये लाइन आएगी, ऐसा ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो या मान्य हो, जिसे भी हम कह सकते हैं। इस प्रकार से अनुबंध में मुख्यतः दो तत्व विद्यमान होते हैं। पहला है पक्षकारों के बीच में ठहराव होना, दूसरा उस ठहराव में राजनियम द्वारा लागू होने की योग्यता, यानी राजनियम उसको लागू करने की योग्यता होना, ये दूसरा तत्व इसका है। और भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 में अनुबंध की स्पष्ट समझाया गया है सभी ठहराव अनुबंध है जो न्यायोचित प्रतिफल उद्देश्य के लिए अनुबंध करने वाले पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किया गया। ऐसे ठहराव जो प्रतिफल के लिए और उद्देश्य के लिए किए गए हों, स्वतंत्र सहमति जिसमें हो और जिसे स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित न किया गया हो और जो किसी विशेष अधिनियम के आदेश पर लिखित साक्षी द्वारा प्रमाणित एवं रजिस्टर्ड हो, वो सभी जो है अनुबंध कहलाते हैं। अब इन परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि अनुबंध में प्रमुख रूप से दो तत्व होते हैं। पहला है अनुबंध एक ठहराव है जो प्रस्ताव की स्वीकृति देने से उत्पन्न होता है, यानी प्रस्ताव किया था उसकी स्वीकृति देने से ये उत्पन्न होता है। दूसरा, ये ठहराव राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है तथा पक्षकारों के मध्य वैधानिक दायित्व उत्पन्न करता है। और सूत्र के रूप में हम कह सकते हैं अनुबंध इजिकल टू ठहराव प्लस राजनियम द्वारा प्रवर्तनीयता। ठीक है, ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक वेद अनुबंध के लक्षण नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।